everyone, welcome to my YouTube channel ComTuts. I hope you all are learning well with ComTuts. So this is tutorial number 25 of Business Studies for class 12, and in this tutorial you will understand the concept of New Economic Policy 1991, or you can say economic reforms since 1991 or changing scenario of Indian economic environment. ठीक है, सो आज के ट्यूटोरियल में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने इस ट्यूटोरियल को है जो कंप्लीट वॉच करना है. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एंड इस इकोनॉमिक पॉलिसी की आने की वजह से बिजनेस सेक्टर पर या इंडस्ट्री सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि किस तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई, क्या हमें ज़रूरत पड़ी इस इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्री में इंट्रोड्यूस करने की. ठीक है, तो चलिए पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ठीक है, देखो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, तो उस दौरान क्या था, इंडियन गवर्नमेंट फेस्ड मेजर प्रॉब्लम टू डेवलप इकोनॉमी एंड टू सॉल्व द इश्यूज. जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया आज़ाद तो जरूर हो गया था, बट इंडिया की उस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी. ठीक है, एंड क्या था उस दौरान इंडिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम था. सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है. ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम वो वाला इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो उस टाइम क्या था, इंडिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम था. सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था. गवर्नमेंट प्लेज मेजर रोल एट दैट टाइम. ठीक है, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में कुछ भी नहीं था. सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, प्राइवेट वालों के हाथ में कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो काफ़ी टाइम इंडिया में सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम रहा एंड इंडिया में कुछ भी खास डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो रही थी किसी भी सेक्टर में. तो फिर क्या हुआ, तो फिर 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, एंड स्टार्टिंग में एक टारगेट ओरिएंटेड ग्रोथ हुई, बट जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए थी, यानी जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था कि ये वाले टारगेट है, ये वाले ऑब्जेक्टिव सेट करेगी इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उस अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही थी. यानी कि सभी टारगेट्स और जो गोल्स थे वो कम्प्लीटली अचीव नहीं हो पा रहे थे. वाई? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा था. क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम था तो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकल अनविलनेस बहुत ज़्यादा थी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो डेवलपमेंट है जिस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी उस अकॉर्डिंगली नहीं हो रही थी. ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की जो इकॉनमी है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी डाउन होती जा रही थी. जैसे कि इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो एकदम रिड्यूस हो चुका था. ठीक है, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्राइसिस में, यानी कि इंडिया जो था वो खर्चा तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड उन एक्सपेंडिचर्स के कंपैरेटिवली जो रिवेन्यूज़ हैं, यानी कि अर्निंग्स हैं, यानी कि जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी. ठीक है, जो कि एक हिंड्रेंस थी इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. ठीक है, फिर काफ़ी देर तक जो है इंडिया में इसी तरीके से क्राइसिस जो है, इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कुछ खास नहीं थी, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, जीडीपी कम था, जिसकी वजह से इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में थी. ठीक है, फिर क्या हुआ,
फिर 24 जुलाई 1991 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया, यानी कि पूरे भारत की इमेज ही चेंज कर दी। क्या हुआ 24 जुलाई 1991 को श्री पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया एंड इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या आप कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इन विच 3 pillars covered which is liberalization, privatization and globalization, ठीक है। सो 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड पीवी नरसिम्हा राव जी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, जो एक चेंजिंग सिनेरियो था इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है। सो आपने यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 24 जुलाई 1991 को, एंड किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है जो आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं इनको फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये बेसिकली बैकग्राउंड था कि इस तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। तो अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 1991 से पहले बिजनेस करना जो था वो आसान नहीं था, बिजनेस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, कुछ भी काम जो था वो फ्रीली नहीं होता था। आपको कोई भी अगर बिजनेस सेटअप करना है, कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सेटअप करना था इंडिया में, तो आपको हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, जो अपने आप में ही एक लॉन्ग प्रोसीजर होता था। और वैसे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बहुत ज्यादा चलाती थी, सोसाइटी का इतना ज्यादा नहीं देख रहे थे, उस दौरान इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो बिजनेस करना जो था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके साथ साथ ट्रेड बैरियर्स काफी ज्यादा थे, इंपोर्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि इंडिया में जो गुड्स की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो फॉरेन मार्केट उसको खरीदती ही नहीं थी। तो इंडिया में उस दौरान जो था वो बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, ठीक है, इतना फ्रीली जो है बिजनेस नहीं कर पाते थे। बट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई तो उसने जो है इंडिया की सिचुएशन, इंडिया की जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड के सामने ही चेंज करती है। और अगर आप आज कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो इंडिया आज कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा रीच हो चुकी है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया टॉप कंट्रीज में आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 पिलर्स कौन कौन से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरल से वर्ड बना लिबरलाइजेशन विच मीन्स फ्रीडम, ठीक है। सो लिबरलाइजेशन का मतलब यह कि जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी बिजनेस के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर उनको खत्म कर दिया गया था, उनको खत्म करना इज व्हाट वी कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मीन्स अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। अबॉलिशन का मतलब क्या होता है, हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। जब 1991 से पहले की बात करते हैं तो उस दौरान हर एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, हर एक इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। बट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी तो ये सिस्टम जो था, यानी कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। सो लिबरलाइजेशन मीन्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी एंड कंट्रोल्स विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991, उन सबको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट मे बी डिफाइंड एज लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन अ कंट्री, यानी पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करती थी, बट लिबरलाइजेशन यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो गवर्नमेंट ने जो है अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लूज कर दिए थे, यानी कि फ्रीडम दे दी थी, ठीक है। Loosening of government regulation in a country to allow for private sector and companies to operate business transactions with fewer restrictions, यानी कि बहुत कम restrictions जो है वो कर दी थी, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस या ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी,
ठीक है। तो जो भी पहले ट्रेड बैरियर्स थे बिजनेसेस के ऊपर के, इंपोर्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में नहीं आ सकती थी, जो भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन थी उन सबको जो है वो रिमूव कर दिया गया था, जिसकी वजह से बिजनेस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला है टू डिक्रीज डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भी इंडिया गवर्नमेंट पहले बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर रही थी, 1991 से पहले की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर रही थी, खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो उस अकॉर्डिंगली उनको अर्निंग्स नहीं हो रही थी, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा उधार ले रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स थी। तो लिबरलाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू डिक्रीज डेप्ट बर्डन, यानी जो कंट्री के ऊपर डेप्ट बर्डन था उसको क्या करना, रिड्यूस करना, उसको डिक्रीज करना। क्लियर। फिर है टू एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट। ऑब्वियसली जब ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे तो मार्केट का जो साइज है वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। देन टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। Then fourth है to encourage export and import of goods and services. Then fifth है freedom from unnecessary control over economy, यानी जो unnecessary control था, बेतुका जो कंट्रोल रखा हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया था। फ्रीडम दे दी गई थी कि अब आप लोग जो है इंडिया में इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। फॉरेनर्स वाले जो है यानी फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में आ सकती हैं। आप लोगों ने देखा है कि 1991 के बाद से कितनी सारी एमएनसीज जो है वो इंडिया में एंटर करी हैं, जैसे कि डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है वो इंडिया में आई हैं। ठीक है। Now, sixth one is freedom to fix the prices of goods and services. Then seventh is simplifying the process of attracting foreign capital and technology. And last one is no restrictions on expansion or contraction of business activities. यानी कि किसी भी तरह की restrictions नहीं थी कि आप लोग अपने बिजनेस को जितना मर्जी एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपने बिजनेस को कम करना चाहते हैं तो कम करें। मतलब इस तरह की जो भी पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी उन सबको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है। सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने बिजनेस सेक्टर पर इम्पोज की हुई थी, उन सबको क्या किया, हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बिजनेस करना जो है वो आसान हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इंडस्ट्री लाइसेंसिंग सिस्टम तो हटा दिया गया, बट आज भी जो है फाइव इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी जो है लाइसेंस लेना जो है वो अनिवार्य है, यानी कि कंपल्सरी है। ठीक है। The government abolished the licensing requirements of all industries except for 5 industries. ठीक है। ये जो 5 इंडस्ट्रीज के लिए आज भी इन 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना जो है वो कंपल्सरी है। अगर इन 5 इंडस्ट्रीज को आप बिना लाइसेंसिंग के सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा एंड ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस है वो बंद भी करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो वो 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? लिक्वर, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर ये वाली इंडस्ट्रीज अगर आज भी आपको सेटअप करनी है तो इनके लिए लाइसेंस लेना आज भी जरूरी है। ठीक है। अदरवाइज बाकी सब के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो बेसिक एम क्या है लिबरलाइजेशन का? The basic aim of liberalization was to put an end to those restrictions which became hindrances in the development and growth of the nation. पहले ये जो गवर्नमेंट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था बिजनेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता, कंट्री की या इकोनॉमी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो थी वो रुकी हुई थी। ठीक है। सो बेसिकली लिबरलाइजेशन का मेन एम क्या है कि ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं सबको हटा दिया गया। ठीक है। द लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन अ कंट्री एंड व्हेन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज स्टार्ट वर्किंग विदाउट और विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू एक्सपेंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री डिपिक्ट्स लिबरलाइजेशन इन अ कंट्री। ठीक है। सो ये था बेसिकली लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड पिलर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको इंक्रीज करना। ठीक है। पहले क्या था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में था। ठीक है। यानी गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती थी, हर एक चीज के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है। अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस करो, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको इंक्रीज करो। ठीक है। प्राइवेटाइज करने की बात करी गई ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो और नेशन की क्या हो, वो डेवलपमेंट हो। ठीक है। सो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस
प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देना इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल जो रिड्यूस करना, पब्लिक सेक्टर को क्या करना, प्राइवेटाइज करना। ठीक है, नाउ कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करी गई फॉर प्राइवेटाइजेशन? तो नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया। ठीक है, नंबर 2 abolish the ownership of government in the management of public enterprises, and last one is sale of shares of public enterprises, यानी कि public enterprises जो है वो अपने शेयर्स या अपनी एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर में सेल कर दे, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये 3 पॉलिसीज जो थी अडॉप्ट करी गई थी फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनीज जो है किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं? सो 2 तरीके से जो है गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं। वो कौन कौन सा है? नंबर 1 है बाय डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर जो है यानी जो गवर्नमेंट है, जब वो अपनी एसेट या कह लो शेयर्स जो है जब वो प्राइवेट सेक्टर वालों को सेल कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पब्लिक सेक्टर सेल्स शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्राइजेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? एंड नंबर 2 इज बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंटल ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर का जो मेन रोल है वो किसको दे देना? प्राइवेट सेक्टर वालों को। ठीक है, तो अब प्राइवेटाइजेशन की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नंबर 1 है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस करना। ऐसा क्यों किया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दो? क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती थी उस दौरान की अगर हम बात करें। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे वो लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, स्पीडली काम नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, और उसके बाद करप्शन बहुत ज़्यादा था, कोटा सिस्टम होता है, रिजर्वेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली स्किल्स जो हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। ठीक है, दैट इज़ वाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा गया कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, यानी कि पब्लिक सेक्टर वालों का रोल जो है वो कम कर दो, प्राइवेट सेक्टर वालों का जो रोल है ज्यादा कर दो, ताकि चीजें जो है वो अच्छे तरीके से हों और नेशन की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो। ठीक है, द नंबर 2 है इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, ताकि गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इम्प्रूव हो। नंबर 3 है स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 4 है इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। नंबर 5 है एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि फॉरेन वाले लोग हैं वो इंडिया में आकर जो है वो इन्वेस्ट करें, इंडिया में आके अपना बिजनेस जो है वो सेटअप करें। ठीक है, एंड लास्ट वन इज ब्रिंगिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन विद एन इकोनॉमी। जब ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए गए, अब आपकी कंट्री में फॉरेन से भी लोग अगर बिजनेस कर सकते हैं, आप भी फॉरेन में जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो है एक अच्छा खासा कंपटीशन जो इकोनॉमी में होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। Now let's understand the third pillar or third branch of new economic policy, which is globalization. Globalization का मतलब क्या है? Integrating the economy with the rest of the world. यानी कि अब आप सिर्फ अपनी इकोनॉमी अपनी कंट्री तक सीमित नहीं हो, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काम कर सकते हो, रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हो, इजिली कैपिटल एंड लेबर की मोबिलिटी जो है वो हो सकती है। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस associated with increasing openness, growing economic independence and deepening economic integration in the world economy, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस वो भी स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया गया। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड wherein the need of one country can be driven from across the globe and turning into one large economy. ठीक है, पहले अगर हम 1991 से पहले की बात करते हैं तो उस टाइम इतनी ज़्यादा ग्लोबल रीच नहीं थी कि अगर आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो आप बाहर से मंगवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी तो ये सब चीज़ें जो वो हट गई थी और बिजनेस करना भी आसान हो गया था। ठीक है, अब जो है अगर आप इंडिया वालों को अगर फॉरेनर्स की हेल्प लेनी है तो वो आराम से ले सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज से जो है आप कोई भी रिसोर्सेज मंगवा सकते हैं और खुद भी आप उनको अपने रिसोर्सेज जो है भेज सकते हैं, यानी इजी हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, ट्रेड बैरियर सब कुछ हटा दिए गए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी होने लगी। ग्रोथ अच्छी हुई
जीडीपी इंक्रीज हुआ, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, एंड ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में क्राइसिस आए हुए थे उस दौरान वो भी खत्म होने स्टार्ट हो रहे थे, यानी कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो क्या हो रही थी, वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, दैट इज वाई 1991 को चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, सो अब ग्लोबलाइजेशन के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द कंट्रीज। आप कहीं से भी दूसरी कंट्री से जो है गुड्स एंड सर्विसेज मंगवा सकते हैं और उनको भेज भी सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज, एंड फ्री फ्लो ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज। ठीक है, अब देखो इसका अच्छा एग्जाम्पल, अगर हम 1991 से पहले की बात करते हैं तो उस टाइम अगर आपको किसी से फोन पर बात भी करना होता था तो लंबी लंबी लाइनों में एसटीडी में खड़े होना पड़ता था, पीसीओज में। ठीक है, या फिर उस दौरान मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है, बट अगर हम आज की बात करते हैं, अगर आजकल आपका कोई रिलेटिव है या कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपके ब्रदर सिस्टर है जो फॉरेन में रहता है, तो भी आप उससे इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू व्हाट्सएप, व्हाटएवर द सोर्सेज आर। ऐसा कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है ना, अगर हम पहले की बात करें कि आपको बर्गर खाने और घर बैठे बैठे आपको बर्गर आ जाए, ऐसा होता था? बिल्कुल भी नहीं होता था, इम्पॉसिबल था। बट अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, हर एक चीज़ जो है वो बदल दी गई, देखने का नज़रिया, इंडिया का जो नज़रिया था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक चीज़ में एडवांसमेंट आई। अब आप लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप लोग घर बैठे बैठे सारी सर्विसेज जो है वो घर पर ही मंगवा सकते हैं। ठीक है, सो ये आया था मेन चेंजेस बिजनेसेस में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आने की वजह से। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन का जो मेन आउटकम था, यानी ग्लोबलाइजेशन के आने से मेन आउटकम क्या था, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो कौन सा है? आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? दैट यू कैन हायर एनी रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी आप कोई भी सर्विसेज जो है वो दूसरी कंट्रीज से जो है वो हायर कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, रिसर्च सर्विसेज है, एक्सेट्रा, जो भी सर्विसेज हैं आप वो दूसरी कंट्रीज से जो है वो हायर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन का मेन आउटकम था आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको बिजनेस स्टडीज में इतना ज्यादा डीपली नहीं है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हुए? क्या बेनिफिट्स हुए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, ग्लोबल रीच हुई, मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो वो इंक्रीज हुई, एंड लेबर एंड कैपिटल जो वो मोबिलिटी हुई फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। ठीक है, सो ये थे आपके 3 पिलर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये 3 पिलर्स जो है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से क्या बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा बिजनेसेस के ऊपर, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी आने की वजह से क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज हुआ मार्केट में, कंपटीशन इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में। ठीक है, क्यों, कैसे? देखो, पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो हटा दिया गया था। फॉरेन फर्म्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? बिजनेस में कंपटीशन जो वो इंक्रीज हुआ। पहले इंडिया में सिर्फ इंडियन कंपनीज ही थी, तो इतना ज़्यादा रीच भी नहीं थी और इतना कंपटीशन भी नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। बट जब ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करना स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 1991 से पहले की, 1991 से पहले जो बैंकिंग सेक्टर था या जो इंश्योरेंस सेक्टर था, या अगर हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, तो ये सारे सेक्टर्स जो थे उस दौरान 1991 से पहले ये गवर्नमेंट के हाथों में थे। ठीक है, एंड दे एंजॉय मोनोपोली। बट अब प्राइवेट बैंक्स भी आ गए हैं। ठीक है, प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गई हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से इकोनॉमी में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो एलपीजी के आने की वजह से क्या हुआ? कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज हुआ। क्लियर? देन नंबर 2 है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आए।
ठीक है। तो आजकल वही कंपनीज जो है मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी, ठीक है। यानी जो जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर चाह रहे हैं, वैसे वैसे ही उनको जो है फॉलो करना पड़ता है, तभी वो कंपनी या वही बिजनेस जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। सो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर आजकल कोई भी बिजनेस जो है वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करता, अवेयर नहीं होता, तो उनका बिजनेस जो है वो नहीं चलने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड हमारा क्या इफेक्ट हुआ एलपीजी के आने की वजह से, वो है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग, व्हाई? बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। अगर हम 1991 से पहले की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस जो है वो नहीं थी, ठीक है। इतनी रीच नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था, ठीक है। और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्रोडक्ट्स भी बहुत लिमिटेड होते थे। तो 1991 से पहले की बात कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता था कि जो भी मार्केट में आता था कस्टमर उसको चुपचाप से खरीद लेता था, ठीक है। बट अगर हम आजकल की बात करें, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक ही चीज़ के 100 प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर हम सोप की बात करते हैं तो उस सोप में ही कितने सारे सोप आने लग गए हैं। डिटोल है, सेवलॉन है, सिंथोल है, लीरियल है, पियर्स है, डव है, कितने सारे सोप्स आने लगे। शैम्पू की बात कर लें तो उस टाइम एक ही आधा शैम्पू होता था और आजकल आप देखो शैम्पू की कितनी वैरायटीज आ गई हैं, किड्स में भी आ गई हैं, फिर फीमेल के अलग, मेल के अलग, उसमें भी कैटेगरीज बना दी गई हैं कि ये ड्राई हेयर के लिए, ये शाइनिंग के लिए। मतलब आप लोग देखो कि आजकल कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली कस्टमर भी डिमांडिंग हो। जो कस्टमर को दिखेगा वो नहीं खरीदेगा, जो वो चाहता है वो वही मार्केट से एक्सपेक्ट करता है कि हाँ अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे मार्केट में यही चीज़ मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो है आजकल उसी अकॉर्डिंगली काम कर रही है जिस तरीके से कस्टमर डिमांड करता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि क्योंकि पहले रिसोर्सेज बहुत कम थे, इतनी ज़्यादा रीच नहीं थी, ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, तो उस दौरान क्या होता था जो भी मार्केट में आता था, यानी मार्केट जो थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी, यानी जो भी मार्केट में आता था वो सोचा जाता था कि ये सब बिक जाएगा, एंड ऑब्वियसली वो बिकता भी था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर को राजा माना जाता है, ठीक है। तो जो कस्टमर चाहता है आजकल उसी के अकॉर्डिंगली जो कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, सर्विसेज जो है वो अवेल करती हैं। क्लियर। देन नंबर 4 है नेसेसिटी फॉर चेंज। अब जब फ्री बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, यानी कि जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया, तो अब बिजनेस भी जो भी रैपिड चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में या कंट्री में वो उनको अडॉप्ट करते हैं और वो ऑब्वियसली उनको करना भी पड़ता है। और अभी हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, यानी कि कीप्स ऑन चेंजिंग। जो जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं वही चेंजेस जो है वो बिजनेस को करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1991 से पहले की, तो 1991 से पहले क्या था, बिजनेसेस बहुत स्टेबल थे, ठीक है। स्टेबल क्यों थे? क्योंकि जो भी पॉलिसीज बना दी जाती थी ना वही लंबे समय तक चलती थी, वही पुराना काम हो रहा है वैसे ही हो रहा है, कुछ नया इनोवेशन नहीं होता था, कुछ भी नई नई चीज़ें नहीं आ रही थी। बट अगर हम आज की बात करें, आज फ्री बिजनेस इन्वायरमेंट है, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आजकल आप देखो एक महीने में, इवन विद इन 10 डेज, इवन विद इन 15 डेज जो आप नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई चीज़ें जो हम मार्केट में देखते हैं, ठीक है। सो इसका 4th इफेक्ट क्या है? नेसेसिटी फॉर चेंज, ठीक है। 5th वन इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो एक बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं होगा, काम ढंग से नहीं होगा, उनको नई टेक्नोलॉजी की जो है नॉलेज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो वो बिजनेस जो है इतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए नाउ देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। वही ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करे जाते हैं जिनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, ठीक है, जिनको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पता है, उनके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं, नॉलेज है, उन्हीं को ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर। देन नंबर 6 इज मार्केट ओरिएंटेशन। अब जो हमारा बिजनेस है वो है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले के टाइम यानी 1991 से जो पहले बिजनेस थे वो थे प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, यानी उस दौरान जो भी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता था ऐसा माना जाता था कि वो सबका सब जो है कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। यानी पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था फिर उसको मार्केट में भेजता था उस प्रोडक्ट को, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है,
ठीक है। आजकल अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को कोई भी प्रोडक्ट जो वो मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, कस्टमर की क्या नीड है, क्या इसेंशियलिटीज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही आजकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है। आजकल जो बिजनेस है वो मार्केट ओरिएंटेड है, यानी कस्टमर को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही सारे बिजनेसेस जो है वो करे जाते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने की वजह से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया। जैसे अभी बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको इंक्रीज करना है और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने की वजह से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो बजटरी सपोर्ट देती थी वो भी कम हुआ। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है आपने ये भी याद रखना कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी कम हो गई थी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ। ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है। एंड मैनेजमेंट को और बिजनेसेस को भी फ्रीडम हुई, ट्रेड बैरियर्स रिमूव करे गए, तो बिजनेस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई और क्या हुआ, लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी हुई। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने की वजह से। ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्लियर। सो ये था आपका आज का ट्यूटोरियल। ठीक है। आज हमने डिस्कस किया बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमने क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो थर्ड यूनिट है यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट वो कंप्लीट होता है। ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 विच इज प्लानिंग। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट आता है या आपको कोई भी ट्यूटोरियल में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपने डाउट्स जो है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन स्टूडेंट्स। And if this tutorial is helpful for you all, then please do share your valuable feedback in the comment section. And also don't forget to hit the like button. अगर आपको tutorials जो है वो अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, and if you gain knowledge और आपका concept अच्छे से clear होता है तो please tutorial को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, ज़्यादा से ज़्यादा share करें, students के साथ share करें ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये ट्यूटोरियल्स जो है वो हेल्पफुल हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फाइन। तो प्लीज स्टूडेंट्स डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू। सो गाइज, लास्ट में बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।